हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटक। तो आज हम आपके इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे। ठीक है, सेकंड लेक्चर आज हम देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी बातें की थी। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर को देख लें। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तब भी आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे ना तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप वीडियो पूरा देख लोगे, सारी चीज़ें यकीन मानो समझ में आएंगी। तो आज हम बात करेंगे निर्देशक की। निर्देशक, हमने अभिनेता और दर्शक, अभिनेता और नाटक का जो संबंध था उसको हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था और आज हम डायरेक्टर की टॉपिक को कवर कर रहे हैं। रंगमंच में निर्देशक सदा से नहीं था। ऐतिहासिक कारणों से रंगमंच में उसका आविर्भाव यानी कि उदय या जन्म हुआ। पिछले कुछ दशकों में या कुछ में रंगमंच पर उसका आधिपत्य हो गया। रंगमंच में उसकी स्थिति को कभी जहाज के कप्तान की, कभी सूत्रधार की, कभी तानाशाह की और कभी गुरु की मानी जाती है। निर्देशक सदा से रंगमंच में नहीं था लेकिन अब है, तो निश्चय ही उसकी आवश्यकता अनुभव हुई होगी तभी उसका रंगमंच पर आविर्भाव हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम डायरेक्टर की बात करते हैं, रंगमंच में, कहानी में, फिल्म में, कहीं भी हम बात करते हैं डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर सदा से नहीं था। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री जब आई तो फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि अरे डायरेक्टर का होना तो ज़रूरी है, बिना डायरेक्टर्स के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये फिल्म का ही प्रभाव है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका प्रभाव है। लेकिन जब हम रंगमंच की ही बात करते हैं, सिर्फ जो प्राचीन समय से जो रंगमंच होते चले आए हैं, जो कहानियाँ, जो नाटक होते चले आए हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो उसमें हमें कोई ऐसा डायरेक्टर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता जैसा कि अब हम देखते हैं। तो सदा से अगर बात करें कि डायरेक्टर का रोल क्या सदा से था, डायरेक्टर होता था क्या हर रंगमंच में, तो नहीं। हर रंगमंच में डायरेक्टर का होना ज़रूरी नहीं था या डायरेक्टर सदा से नहीं होता था। लेकिन हाँ, अब है, डायरेक्टर अब होता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर है उसकी स्थिति को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाने के लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डायरेक्टर को एक जहाज़ के, एक जो शिप होती है उसके कप्तान के रूप में कहा जाता है, उसका सूत्रधार कहा जाता है, कभी उसे तानाशाह कहा जाता है, मतलब सब कुछ यही था, इसी ने किया सब कुछ। कभी उसे गुरु कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी आवश्यकता महसूस हुई है, इसीलिए उसका जन्म हुआ है। जन्म का मतलब है कि उसका रोल आया है, एक निर्देशक का एक पद सामने आया है। इसका कारण रंग प्रक्रिया में बढ़ती जटिलता ही है जिसने उसकी आवश्यकता अनुभव कराई। आज तो उसके बिना रंग प्रस्तुति ही संभव नहीं मानी जाती। 60 के दशक में, यानी कि जो 1960 के आसपास का टाइम पीरियड था, उसके टाइम पीरियड में हिंदी में नए रंग आंदोलन का जन्मदाता वही है और आज हमारे रंगमंच पर जो भी कार्य हो रहा है उसका श्रेय भी निर्देशक को ही जाता है। मतलब ये कि अगर साफ तौर पर कहा जाए कि नाटक अब बहुत ज़्यादा जटिल होने लगे हैं। पहले जो रंगमंच होता था वो एक स्पष्ट कहानी के ऊपर होता था। अगर रामायण के ऊपर कोई रंगमंच हो रहा है तो रामायण रोज बदल रही है क्या? बताओ। जो रामायण है क्या वो रोज बदल रही है? मेरा मतलब कहने का ये है कि बिहार में जो रामायण होगी क्या उत्तर प्रदेश में वो रामायण बदल जाएगी? नहीं भाई, कहानी सेम रहेगी। मतलब ये कि कहानी जो है वो, कहानी हो या कुछ भी हो, सॉरी कहानी नहीं, जो भी आपकी धारणा है, कुछ भी हो सकता है। देखो, जो भी आप, जिस चीज़ पर भी आप अभिनय कर रहे हो, जिस चीज़ पर भी आप नाटक कर रहे हो, तो आप उसकी कहानी को देखो। जब हम रामायण को देखते हैं कि तो जो रामायण है वो बदल तो नहीं रही है ना। रामायण में राम भी रहेंगे, सीता भी रहेंगी, लक्ष्मण भी रहेंगे, तो ये किरदार सेम है। कहने का मतलब है कि इतना जटिल नहीं है। रामायण हो गया, रासलीला हो गया, ये जो चीज़ें थी वो जटिल थी, लेकिन फिर भी जब लंबे समय से करते आ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, अलग अलग कहानियाँ नहीं हो रही थी। लेकिन अब समय के साथ हम देखते हैं कि अब बड़ी बड़ी फिल्में बनने लगी। बड़ी बड़ी फिल्मों में हम देखते हैं कि कई अलग अलग जगहों की सीन दिखाना ज़रूरी हो गया। अब अगर अब अगर जब अगर अगर मुंबई में कोई फिल्म बनती है तो वहाँ पर हम शिमला के भी चीज़, मतलब दृश्यों को देख पाते हैं। मतलब सारी शूटिंग मुंबई में ही हो रही है लेकिन फिर भी वहाँ पर दुबई, शिमला, यहाँ के सीन भी हमें दिखाई दे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो अब नाटक है वो पहले की तरह साधारण नहीं रहा। पहले हंसी मजाक के नाटक हो जाया करते थे, कई सारे रंग मंडलियाँ हुआ करती थी जो जगह जगह नाटक किया करती थी।
रंगमंच सजा करते थे तो वो इतना जटिल नहीं था, वो पारंपरिक रूप से हो रहा था। जो परंपरागत लोग थे पुराने, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चीज़ें स्थानांतरित हो रही थी और रंगमंच होता था, एक्टिंग वगैरह हो रही थी। लेकिन अब प्रक्रियाएं जटिल हो गई, अब एक मैनेजर की आवश्यकता हो गई जो सारी चीज़ों को मैनेज करे, नहीं तो सारी चीज़ें असंतुलित हो जाएंगी। और इसी कारण से डायरेक्टर का जो पद है वो सामने आया। ठीक है, बढ़ती हुई जटिलता के कारण डायरेक्टर का जो पद है वो सामने आया। और यहाँ पे कहा जा रहा है जो 60 के दशक में हिंदी में जो नए रंग मतलब सिंपल सा है। देखो 60 के दशक में क्या हुआ, फिल्म इंडस्ट्री और ज़्यादा धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हुई, भारत में विकसित होना शुरू हुई। तो ऐसे में निर्देशक की जो स्थिति है वो ज़्यादा मजबूत हुई। आज तो स्थिति ये है कि रंगमंच उसी की अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाता है। ऐसा देखा जाए तो उसकी अपनी कला तो कुछ भी नहीं है, अलग से दिखाई तो देती ही नहीं, उसके लिए दृष्टि चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें कि निर्देशक क्या कर रहा है फिल्म के अंदर, तो निर्देशक आपको कहीं दिखाई देगा? आप किसी बच्चे को कहिए कि आपने इस फिल्म में कोई भी XYZ कोई भी फिल्म हो सकती है, उसमें निर्देशक ने क्या किया, आपको क्या दिखाई देता है? किसी बच्चे को आप बैठा दीजिए, आप कहिए कि आप चलो बच्चों आप ये फिल्म देखो, आप बताओ इसमें हीरो ने ये रोल किया, मेन हीरो ने, जो साइड एक्टर्स थे उन्होंने ये रोल किया, बच्चे कहेंगे। लेकिन आप बताओ क्या यहाँ पे आपको निर्देशक या डायरेक्टर दिखाई दिया? तो वो कहेंगे नहीं। अगर आप बड़े इंसान से पूछोगे तो वो कहेगा कि हाँ भाई, क्योंकि डायरेक्टर ने ही सब कुछ किया है। लेकिन फिर भी नॉर्मली देखा जाए तो डायरेक्टर का काम हमें दिखाई नहीं देता, डायरेक्टर की कोई कला नहीं दिखाई देती, वो कोई कलाकार है ही नहीं, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता कुछ। एक्चुअली उसका कार्य देखने के लिए दृष्टि चाहिए, दृष्टि मतलब उसका कार्य समझने के लिए हमें समझ की आवश्यकता पड़ेगी। निर्देशक की दृष्टि में ही उसकी सबसे बड़ी कला है, उसकी छाप रंगमंच से जुड़े सभी कलाकारों की कला पर और रंग प्रस्तुति पर स्पष्ट दिखाई देती है। संपूर्ण प्रस्तुति से प्राप्त होने वाली नाट्य अनुभूति का आस्वाद उसकी छाप रहता है। मतलब सिंपल सा है कि जो निर्देशक का काम है वो सभी कलाकारों के ऊपर है। निर्देशक अपने ऊपर काम ना कर कर वो कलाकारों के ऊपर काम करता है, वो अभिनेताओं के ऊपर काम करता है। कहता है नहीं, आपको इस तरह की ड्रेसिंग करनी है, आपको मतलब इस तरह का पहनावा रखना है, आपको मेकअप ऐसा रखना है, हल्का रखना है, आपको ऐसे समय में ऐसे इमोशन रखने हैं। तो वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट मतलब संतुलित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे इसका रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इसीलिए कभी कभी आप देखो डायरेक्टर का ही नाम होता है, कोई फिल्म बनती है तो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है कि इस व्यक्ति ने डायरेक्ट की थी फिल्म को, इसका डायरेक्टर बहुत अच्छा था। निर्देशक की कला का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण माध्यम अभिनेता है। निर्देशक अपनी कला को, देखो निर्देशक की कला क्या है, एक अच्छी फिल्म बनाकर देना, एक अच्छा रंगमंच सजा कर देना, ये निर्देशक की कला है। और निर्देशक किसके माध्यम से सबसे जो निर्देशक का जो सबसे बड़ा माध्यम है उसकी कला को व्यक्त करने वाला, वो है अभिनेता। कोई भी जो एक्टर होता है वो ज़्यादा अच्छे से अभिनेता निर्देशक की कला को व्यक्त कर पाता है। अभिनेता का वह गुरु है, उसे भूमिका समझाता है। कई बार समझाने के लिए शारीरिक क्रियाओं अथवा आवाज़ का उतार चढ़ाव स्वयं प्रदर्शित करना पड़ता है, किंतु इसके लिए संकेत ही पर्याप्त है। निर्देशक का स्वयं कुशल अभिनेता होना आवश्यक नहीं। मतलब ये दोस्तों कि जो निर्देशक है वो काफ़ी वर्क करता है, अभिनेताओं को या जो कलाकार उनको समझाता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। और जो अभिनेता होता है वो अगर अच्छे से एक्टिंग करता है किसी फिल्म में, तो हम देखते हैं किसी फिल्म वगैरह में, तो हम डायरेक्टर की तारीफ़ करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि डायरेक्टर ने उसके ऊपर काम किया था। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि निर्देशक की कला को जो व्यक्त करता है, जो व्यक्त करने का जो माध्यम है, वो अभिनेता है सबसे अच्छा। और निर्देशक कई बार अभिनेता को समझाता है, उसको भूमिका बताता है, कई बार वो खुद एक्टिंग करके बताता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि निर्देशक एक अभिनेता हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि निर्देशक एक अभिनेता ही हो पूरी तरह, लेकिन फिर भी हल्का हल्का उसे ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो समझा पाएगा एक्टर्स को। अभिनेताओं को अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए अभिनय का ज्ञान रखने वाले लोग सहायक हो सकते हैं। वे ही अभिनेता गुरु बनने का अच्छा कौशल रखते हैं, जिन्हें विभिन्न चरित्र भूमिकाओं का अच्छा अनुभव होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लोग एक्टिंग करने का एक अच्छा ज्ञान रखते हैं तो वो लोग काफ़ी अच्छे सहायक हो सकते हैं अभिनेता को सिखाने में,
अभिनेता को ट्रेनिंग देने में वो लोग काफ़ी सहायक या मददगार साबित हो सकते हैं जो अच्छा अभिनय जानते हैं, ठीक है, और वो गुरु बनने लायक होते हैं अभिनेता के। और वही अच्छा कौशल, अगर देखो, गुरु वह अभिनेता का गुरु वही बन सकता है जिसके पास कौशल हो, जिसके पास स्किल्स हों, किस चीज़ की, अलग अलग चरित्र की अलग अलग भूमिकाएं करने की। देखो सिंपल सी बात है कि अलग अलग फिल्म में अलग अलग किरदार होते हैं, तो अलग अलग किरदार की एक्टिंग करके बताया जाता है किसी अभिनेता को, किसी एक्टर को, कि आपको ऐसे एक्टिंग करनी है। देखो सिंपल सी बात है ना, कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की बॉडी अच्छी नहीं है, किसी व्यक्ति की शक्ल अच्छी नहीं है कि लोग उसको पसंद करें, लेकिन फिर भी उसको एक्टिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। आप कहोगे ना कि भाई जिस व्यक्ति को एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है, आप वही हीरो क्यों नहीं बन जाता? लेकिन फिर भी कई बार होता है कि उसको एक्टिंग आती है, लेकिन फिर भी उस पर सारे इंप्रेशन सूट नहीं कर पाते, कई बार सूट नहीं कर पाते जनता में वो, या दर्शकों के सामने वो हो सकता है थोड़ा सा लोग उसको सही से पसंद ना करें एक्टिंग करते समय, लेकिन फिर भी उसके पास ज्ञान काफ़ी है, वो सिखा सकता है। तो इसीलिए कई लोग होते हैं जो स्पेशली निर्देशक, जो अलग अलग चरित्र की भूमिकाओं को बताते हुए, समझाते करते हुए अभिनेता को समझाने का या ट्रेनिंग देने का प्रयास करता है। तो कई लोग होते हैं जो अभिनेता को समझाते हैं। अभिनय सिखाने की अपेक्षा उसे संकेतों से भूमिकाओं को समझाना, प्रेरणा और प्रोत्साहन देना निर्देशक का कार्य है। उसके एक सुस्तर छोटे से छोटे संकेत को समझकर अभिनेता अभिनय की भाषा में उतर सके और अभिनेता अभिनय की भाषा में उतार सके और अभिनेताओं की कठिनाइयों, सीमा और सामर्थ्य के निर्देशक पहचान कर सके, अब आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग, परिवर्तन और संशोधन कर सके। इसके लिए दोनों में परस्पर समझ और तालमेल होना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि अभिनेता को सिखाने के लिए कई बार डायलॉग्स वगैरह बोलकर बताना पड़ता है, लेकिन कई बार संकेत, इशारों की आवश्यकता पड़ती है। इशारे से कई बार उसको समझाया जाता है कि आपको ऐसे-ऐसे करना है, ऐसे-ऐसे करना है। क्योंकि हर बार तो हर बात बोलकर नहीं बताई जा सकती, तो इशारे करके भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जो अभिनेता होता है उसकी उसमें क्या कमी रह गई है या क्या त्रुटि वगैरह है, जो भी कमी वगैरह है, उसको समझकर निर्देशक को उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करने का अधिकार है, या वो परिवर्तन वगैरह करता है, या वो समझाता है कि आपकी ये गलती है, आप इसमें सुधार करो। अभिनेता निर्देशक का माध्यम है। इसके लिए अपने माध्यम की पहचान के साथ-साथ उस पर निर्देशक की पकड़ भी होनी चाहिए। यह दोनों के तालमेल और समझ से ही आवश्यक होगा। एक दूसरे की शक्ति और सामर्थ्य की समझ, परस्पर विश्वास अभिनेता के समर्पण और अनुशासन से ही संभव होगा। मतलब यह है कि एक अभिनेता निर्देशक का माध्यम, मतलब अभिनेता के ही ज़रिए निर्देशक अपनी बात को या अपना जो उसकी कला है उसको व्यक्त कर सकता है। निर्देशक अपने हाव-भाव को जो वो दिखाना चाहता है, अभिनेता के माध्यम से ही दिखा सकता है। इसलिए दोनों के बीच तालमेल का होना आवश्यक है। अभिनेता के लिए भी ज़रूरी है कि निर्देशक उसे सही ज्ञान दे, और निर्देशक के लिए भी ज़रूरी है कि अभिनेता एक सही एक्ट करे, सही अभिनय करे। तो दोनों में तालमेल इसके लिए आवश्यक है। तालमेल नहीं होगा तो चीज़ें बिगड़ जाएँगी। एक अनुशासन, डिसिप्लिन होगा तभी सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। संगीत, नृत्य अथवा चित्रकला में कलाकारों को जिस तरह अभ्यास करना पड़ता है, निर्देशक ऐसा कुछ के लिए करना आवश्यक नहीं। देखो, जैसे कि क्या होता है कि जो कलाकार होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, उन्हें कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं तभी वो अभिनेता बनते हैं। उन्हें संगीत, मतलब उनकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, या नृत्य आना चाहिए, थोड़ा बहुत डांस वगैरह आना चाहिए क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। चित्रकला वगैरह कोई भी कौशल हो सकता है उनके अंदर, और जिसके आधार पर वो कलाकार बनते हैं। ना केवल अभिनेता की बात हो रही है, यहाँ पर सबकी बात हो रही है कि कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई भी कलाकार होता है, तो उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। उसको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं अपनी फ़ील्ड में। जैसे कि चित्रकला हो गई, संगीत हो गया, नृत्य हो गई, ये सारी चीज़ें। लेकिन निर्देशक के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसे डिप्लोमा लेना पड़ेगा संगीत का, उसे नृत्य का डिप्लोमा लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। उसे डिग्री वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, या अलग से कोई ज्ञान किसी कला में लेने की ज़रूरत नहीं है। कुम्हार की तरह मिट्टी को हल्की-हल्की थपकियों से नर्म करते जाना और उसी से नाटक के चरित्रों को मनचाहा आकार और जीवन देना उसकी कला है। मतलब ये है कि आहिस्ते-आहिस्ते, धीरे-धीरे उसको नाटक को एक रूप देना पड़ता है पूरा।
जो गलतियां हैं उसको धीरे धीरे हटाना पड़ता है, सब्र से काम लेते हुए सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। रंगमंच तकनीक से उसका परिचय तो सिखाया जा सकता है, किंतु निर्देशन की कला सिखाई नहीं जा सकती। जिस किस निर्देशक ने विभिन्न प्रस्तुतियों में किस तरह के प्रयोग करके चरित्र अथवा नाट्यार्थ में परिवर्तन किया है, यह भी दिखाया जा सकता है, किंतु निर्देशन से नाट्यार्थ में कैसे वह परिवर्तन करेगा अथवा नई परिभाषा देगा, इसे सिखाया नहीं जा सकता। निर्देशक की अंतर्दृष्टि से ही यह संभव है। अब दोस्तों ये यहाँ पर समझो, ऐसा क्यों कहा गया कि निर्देशक के लिए ऐसी किसी भी कला का होना बहुत आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब है कि रंगमंच जो तकनीक है कि किस तरह से पूरी फिल्म को डायरेक्ट करना है, क्या चीज़ें कहाँ पर बदलनी है, क्या चीज़ें कैसी होंगी, तो यहाँ पर ना माइंड की आवश्यकता पड़ती है, स्वयं के विवेक से। रिस्क भी होता है यहाँ पर कि आपने अगर ऐसा निर्णय ले लिया तो इससे फ़ायदा भी हो सकता है, हिट भी हो सकते हैं आपके किरदार, फ्लॉप भी हो सकते हैं, आपके डायलॉग हिट भी हो सकते हैं, फ्लॉप भी हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें साथ में चलती हैं। कुल मिलाकर मैं अगर कहूँ तो यहाँ पर विवेक यानी कि दिमाग, सूझबूझ की आवश्यकता होती है। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सूझबूझ वाला होगा वही एक डायरेक्टर के पद को अच्छे से संभाल सकता है। क्योंकि रंगमंच की जो तकनीक है आपको मैं उससे परिचित करा सकता हूँ। मान लो आपको डायरेक्टर बनना है या आपको ट्रेनिंग लेने का प्रयास है, मान लो आप चाहते हैं कि भाई मैं आपको ट्रेनिंग दी जाए, तो मैं आपको परिचय दे सकता हूँ कि देखो ऐसे-ऐसे डायरेक्ट किया जाता है या ऐसे-ऐसे एक फ़िल्म बनती है, ऐसे-ऐसे रंगमंच सजता है, ऐसे-ऐसे डायरेक्ट किया जाता है। ये मैं हल्का-हल्का आपको समझा सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ बस, ठीक है? इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन किस तरह से डायरेक्शन दी जानी है और कब क्या बोलना है, क्या किस तरह से समझाना है, ये तो नहीं बता सकता ना। क्योंकि ये चीज़ें निश्चित नहीं है, ये नियम निश्चित नहीं है, ये फ़िल्म के अनुसार, ये कहानी के अनुसार वैरी करता है, ये अलग-अलग होता है। तो जो निर्देशन देना है किसी भी एक्टर को वो अलग-अलग है। अलग फ़िल्म है, अलग कहानी तो अलग तरीके से दिया जाएगा सलाह। तो ये चीज़ आपको नहीं सिखाई जा सकती, आपको परिचय दिया जा सकता है कि ऐसे-ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपको ये बताया जा सकता है कि पहले के जो निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने किस तरह से परिवर्तन किया अपनी कहानियों में, किस तरह से उन्होंने अपनी-अपनी फ़िल्मों को प्रस्तुत किया लोगों के सामने में। तो आप उससे एक अंदाज़ा ले सकते हैं, आपको दिखाया जाएगा, उससे आप एक अंदाज़ा ले सकते हैं, हल्की सी समझ बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उससे सीख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अलग-अलग नाटक के अलग-अलग अर्थ होते हैं, अलग-अलग उनका मतलब होता है, उसमें अलग-अलग परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जो कि एक नई परिभाषा की मांग करते हैं, मतलब नई एक नई चीज़ की मांग करते हैं और नई चीज़ आपके विवेक से ही आएगी, आपकी बुद्धि से ही आएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो निर्देशक का जो कार्य है उसको सिखाया नहीं जा सकता। एक निर्देशन दिया जा सकता है, मतलब एक अंदाज़ा दिया जा सकता है, बट उसको आवश्यकता नहीं है कि उसको अपनी कला में मतलब उसको माहिर होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिखाई जाने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सूझबूझ का काम लिया जाता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है यहाँ पर थोड़ा। अब बात करते हैं निर्देशक का ही टॉपिक है, यहाँ पे प्रस्तुति योजना के संदर्भ में हम निर्देशक की भूमिका को देख रहे हैं। देखो, यहाँ तक हम डायरेक्टर की ही भूमिका को समझ रहे हैं और यहाँ भी हम डायरेक्टर के ही बारे में समझेंगे। आपके सिलेबस में आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ने के लिए कहा गया है और हो सकता है कि आपको डायरेक्टली निर्देशक के ऊपर ही लिखने को कोई भी क्वेश्चन आ जाए। प्रस्तुति योजना का नेतृत्व भी निर्देशक के हाथ में होता है। प्रस्तुति का मतलब होता है प्रस्तुत करना। प्रस्तुति का संपूर्ण दायित्व और श्रेय आश्रय उसी का है। वह प्रस्तुति प्रबंधक एवं विशेषज्ञों अथवा सहायकों का कलात्मक सहयोग लेता है। अपनी कला पर गहरी पकड़ और रंग कला के गुण ज्ञान के अतिरिक्त उसे अपनी कुशाग्र बुद्धि, व्यवहार क्षमता और संगठन क्षमता का भी परिचय देना पड़ता है। अन्यथा प्रस्तुति योजना से जुड़े इतने लोगों का सहयोग लेकर उनका सर्वनात्मक उपयोग करना संभव नहीं हो पाएगा। देखो, प्रस्तुति जो योजना है, जिस तरह से अपनी फ़िल्म को, अपने रंगमंच को प्रस्तुत करना है, ये सारा का सारा जो ज़िम्मा है वो निर्देशक के ऊपर है कि किस तरह से प्रस्तुत किया जाना है, अपनी योजना को, अपनी कहानी को किस तरह से दर्शकों के सामने रखना है। ये सब कुछ निर्देशक के ऊपर डिपेंड करता है, इसका ज़िम्मेदार भी वही है। अगर प्रस्तुति अच्छी हुई तो इसके लिए भी उसी को श्रेय दिया जाएगा, अगर प्रस्तुति बेकार हुई निंदा भी उसी की जाएगी। बुराई भी उसी की होगी, अच्छाई भी उसी की होगी। तो इसके लिए प्रस्तुति प्रक्रिया के लिए वो अपनी योजना को, अपनी कहानी को प्रस्तुत करने के लिए वो कई तरह के सहयोग लेता है। जो अलग-अलग जो प्रबंधक हैं, मैनेजर्स हैं,
जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग चीज़ों में, उनकी सहायता लेता है अपनी कला। अब इसी के लिए अपनी कला को वो अगर अच्छे तरीके से व्यक्त करना चाहता है, अपनी रंगमंच को काफ़ी अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, तो इसके लिए उसे अपनी कुशाग्र बुद्धि, जो तेज बुद्धि, उसका प्रयोग करना पड़ता है। उसे अपनी तेज बुद्धि का परिचय देना पड़ता है कि देखो मैंने कितना दिमाग लगाया और मैंने जो कहा था वो सही हुआ। उसको अपने संगठन की क्षमता, जो उसका पूरी टीम है, उसको दिखानी पड़ती है। अपने व्यवहार कौशल को का परिचय उसे देना पड़ता है। अगर इतना सब कुछ नहीं होगा, सही से वो नहीं कर पाएगा, तो सारी चीज़ें डूब जाएंगी, मतलब फ्लॉप हो जाएंगी। अपनी टीम के प्रत्येक कार्यकर्ता से उसका सीधा संबंध होना चाहिए। अब देखो डायरेक्टर का अपनी जो टीम है, उसकी टीम में जो मेन जो मेंबर्स हैं, उसकी टीम है तो मेन मेंबर्स ही होंगे उसके, तो उसके साथ उसका सीधा संबंध होना चाहिए। कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए बीच में, जो एक उसके बात को दूसरे तक पहुंचाए। इससे क्या होगी, बात खराब हो जाएगी। डायरेक्टली उसको उसका सीधा संबंध होना चाहिए उसके टीम के मेंबर्स के साथ। वाद विवाद अथवा असहमति की स्थिति में उसका निर्णय अंतिम और मान्य होना चाहिए। अगर कोई वाद विवाद हो जाता है, मान लो टीम के अंतर्गत या मैनेजमेंट में, पूरे जो टीम है, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके बीच में कोई विवाद हो जाता है, कोई डिबेट हो जाती है, कोई बहस हो जाती है, तो उसको लेकर जो निर्देशक है उसी का निर्णय अंतिम होना चाहिए, और जो उसने कह दिया उसको सभी को मानना भी पड़ेगा। ऐसा निर्णय होना चाहिए। यद्यपि निर्देशक प्रस्तुति के हित में अंतिम क्षण तक सुझावों के प्रति उदार रहता है, किंतु किसी सुझाव को, किसी सलाह को स्वीकार न करने पर अपने सहयोगियों पर उसका कारण भी जाहिर कर देना उचित रहता है। अपने कलाकारों और पार्श्व सहयोगियों को भावात्मक चोट पहुंचाए बिना उनका आपसी तालमेल बनाए रखना अपेक्षित होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यूँ तो देखा जाए कि जो निर्देशक होता है वो एंड तक सलाह लेता रहता है, स्पेशलिस्ट की सलाह, अपने जो अभिनेता वगैरह हैं उनकी सलाह वो मांगता रहता है। लेकिन फिर भी अगर उसे लगता है कि कोई सलाह उसके लिए सही नहीं है, तो ये नहीं कि उसे डायरेक्ट मना कर देना चाहिए कि मुझे ये सलाह नहीं चाहिए। उसे डायरेक्ट मना नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर कोई उसका टीम मेंबर निर्देशक को सलाह देता है, तो अगर निर्देशक को उसकी सलाह ठीक नहीं लगती है, तो पहले उसे उसका कारण बता देना चाहिए कि देखो आपकी अगर मैं सलाह मानूंगा तो इसके ये अपोजिट कारण हो सकते हैं, इसलिए मेरे को आपकी सलाह सही नहीं लग रही, कोई और आइडिया है तो बताइए। क्योंकि अगर वो डायरेक्टली अगर मना कर देगा किसी की सलाह को, अगर वो डायरेक्टली किसी की सलाह को मना कर देगा, अपनी टीम मेंबर्स की सलाह को, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा मनमुटाव पैदा हो जाए। लोग एक दूसरे से थोड़ा चिढ़ने लगें कि ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, दूसरे की सलाह ले लेता है, ये निर्देशक, ये डायरेक्टर। तो इससे लोगों को भावात्मक, इमोशनली चोट पहुंचती है, उनका दिल दुखता है। तो इसलिए टीम में एकता बनाए रखने के लिए अगर निर्देशक किसी सुझाव को अनदेखा कर देता है, तो उसका कारण भी उसे बता देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक निर्देशक से अपेक्षित की जाती हैं कि एक निर्देशक के अंतर्गत होनी चाहिए। उन सभी को हमने देखा। यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि एक निर्देशक, रंगमंच में एक निर्देशक की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, एक पूरी की पूरी रंगमंच में, मंच की एक फिल्म के अंतर्गत क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, ये हमने समझा निर्देशक का, डायरेक्टर का। इसके साथ ही निर्देशक को क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, क्या नहीं अपनानी चाहिए, इन बातों को भी थोड़ा बहुत हमने इसमें ऐड किया है। तो इस तरह निर्देशक का टॉपिक पूरी तरह इसमें कवर हो गया है इस वीडियो में। और अगर आपके एग्ज़ाम में निर्देशक के ऊपर डायरेक्टली लिखने को आए, तो आप इस वीडियो में आपको जो कुछ पढ़ाया गया वो सबका सब आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा कुछ दूसरे भी चैप्टर्स हैं जिसमें मैंने आपको निर्देशक के बारे में कई सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी सही होंगी यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई हैं, और यहाँ तक हमारा, इसको पढ़ने के बाद हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और यहाँ तक हमने पूरी तरह आपका एक चैप्टर जो था प्रस्तुति प्रक्रिया के विभिन्न घटक, ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। कोई पॉइंट्स होंगे अगर आपको लग रहा है स्किप हुए तो डरिए मत, वो स्किप नहीं, करेक्ट किए गए हैं। जितनी आपको ज़रूरत थी उतने ही पॉइंट्स यहाँ पर लिए गए थे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।